कोलंबो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान उतरा। उसमें सवार थे 30 भारतीय मछुआरे, जिनके परिवार महीनों से उनका इंतजार कर रहे थे। तमिलनाडु के रामनाथपुरम, नागपट्टिनम, मयिलादुतुरई और कराईकल के ये मछुआरे श्रीलंका की जफना जेल में बंद थे। 21 मछुआरे रामनाथपुरम के थे और 9 कराईकल के। 15 फरवरी को 2 नावों में मछली पकड़ने निकले थे। आरोप था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार की। श्रीलंकाई नौसेना ने नावें जब्त कर उन्हें श्रीलंका ले गई। लेकिन इस रिहाई का वक्त देखिए, ठीक उसी दिन जब ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम हो रहा था, जब पूरी दुनिया हॉर्मुज के खुलने का जश्न मना रही थी, उसी दिन श्रीलंका ने एक संदेश दिया, हम भारत का एहसान नहीं भूले। आज की कहानी है उस एहसान की, उस रिश्ते की और उस नेबरहुड फर्स्ट नीति की जिसने भारत को पड़ोस का सबसे भरोसेमंद दोस्त बनाया। दोस्तों, इस रिश्ते को समझने के लिए पहले उस दर्दनाक वक्त में जाना होगा जब श्रीलंका तबाही की कगार पर खड़ा था। 2022 श्रीलंका में ऐसा हाहाकार था जैसा आज़ादी के बाद कभी नहीं था। 2022 में श्रीलंका की विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी तक सिर्फ $2.36 अरब रह गई थी, मुश्किल से 1 महीने के आयात के लिए पर्याप्त। महंगाई 50% से ऊपर चली गई। अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने अपने इतिहास में पहली बार अपने 5.1 लाख करोड़ रुपए के विदेशी कर्ज पर चूक की। पेट्रोल की लाइनें किलोमीटर तक लंबी थीं, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो गई थीं, रसोई गैस नहीं थी, दवाइयां नहीं थीं और राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए थे। उस वक्त चीन, जिसने श्रीलंका को कर्ज के बोझ तले दबाया था, कहीं नहीं था। अमेरिका, जो मानवाधिकार की बात करता है, कहीं नहीं था। तब एक देश आया, भारत। 2022 के पहले 6 महीनों में ही भारत की तरफ से श्रीलंका को $3.8 अरब की मदद बहती रही, ऋण सुविधाओं, आस्थगित ऋण और अनुदानों के रूप में। ये हाल के समय में भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम था। इसमें शामिल था $70 करोड़ का पेट्रोलियम ऋण, $1.5 अरब की आवश्यक वस्तुओं के लिए निर्यात ऋण सुविधा, $40 करोड़ की मुद्रा विनिमय सुविधा और 500 बसें श्रीलंकाई परिवहन विभाग को। पीएम मोदी ने उस वक्त कहा था, भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा रहेगा, एक विश्वसनीय पड़ोसी और भागीदार के रूप में। लेकिन एहसान की कहानी यही नहीं रुकी। 2026 में फिर संकट आया और फिर भारत आया। दोस्तों, श्रीलंका अभी 2022 के संकट से उभरी ही थी कि 2026 में नई आपदा आ गई। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। हॉर्मुज की जलसंधि बंद हो गई और श्रीलंका, जो अपनी 60% ऊर्जा जरूरतें आयात करता है, फिर से तबाही की कगार पर आ गया। एलपीजी यानी रसोई गैस का संकट गहरा हो गया। श्रीलंका की सबसे बड़ी एलपीजी कंपनी लिट्रो गैस के पास सिर्फ 8,000 टन का भंडारण था, जबकि देश की मासिक खपत 33,000 टन थी। श्रीलंका सरकार ने आपात कदम उठाए, 4 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया, स्कूलों में बुधवार को दूरस्थ शिक्षा शुरू की, पेट्रोल राशनिंग लागू की। अटलांटिक काउंसिल। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, 2022 की तरह 2026 में भी, और इस बार भी भारत ने देरी नहीं की। 24 मार्च 2026 को पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिस्सानायके से फोन पर बात की। उसी दिन विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंकाई विदेश मंत्री विजिथा हैरत से फोन पर बात की। 28 मार्च 2026 को वादे के महज 4 दिन बाद भारत का एक जहाज श्रीलंका के बंदरगाह पर आ लगा। उसमें था 20,000 टन डीजल और 18,000 टन पेट्रोल, कुल 38,000 टन ईंधन। श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिस्सानायके ने उसी दिन सोशल मीडिया पर लिखा, भारत की त्वरित सहायता के लिए आभारी हूं। कल 38,000 टन ईंधन कोलंबो पहुंचा। ईएएम जयशंकर जी का भी धन्यवाद उनके घनिष्ठ समन्वय के लिए। श्रीलंकाई सांसद नामल राजपक्षे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोग एक बार फिर नेबरहुड फर्स्ट नीति को साकार करते हुए समय पर 38,000 टन पेट्रोलियम भेजकर खड़े हो गए। भारत हमेशा संकट में श्रीलंका का पहला उत्तरदाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा, रिश्ते संकट में परखे जाते हैं और इस संकट में भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया। दोस्तों, ये महज ईंधन की आपूर्ति नहीं थी, ये एक देश का दूसरे देश के प्रति कृतज्ञता का प्रकटीकरण था। ये एक राजनीतिक संदेश था। पड़ोसी जब मुसीबत में हो तो असली दोस्त कौन होता है। और फिर सीज फायर के अगले दिन वो हुआ जिसने लाखों परिवारों के आंसू पोंछे। अब उस खबर पर आते हैं जो 7 अप्रैल को आई, ठीक सीज फायर के अगले दिन। नागपट्टिनम, मयिलादुतुरई और कराईकल के ये मछुआरे 15 फरवरी को मछली पकड़ने के लिए 2 नावों में निकले थे। आरोप था कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार की। श्रीलंकाई नौसेना ने नावें जब्त कर उन्हें श्रीलंका ले गई।
उन्हें मल्लकम की एक अदालत में पेश किया गया और फिर जफना की जेल में बंद कर दिया गया। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। पुडुचेरी के एलजे के नेता चार्ल्स मार्टिन ने वकीलों के जरिए कानूनी कदम उठाए। इन सभी संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप श्रीलंका सरकार ने 31 मार्च को सभी मछुआरों को रिहा कर दिया। उन्हें भारतीय उच्चायोग कोलंबो को सौंपा गया। वहां चिकित्सा परीक्षण हुआ, आपात यात्रा दस्तावेज बने। फिर वे कोलंबो से उड़ान भरकर चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। वहां सीमा शुल्क और आव्रजन प्रक्रिया पूरी हुई। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें विशेष वाहन में उनके गृह नगरों तक पहुंचाया। 7 अप्रैल को भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर लिखा, 30 Indian fishermen were repatriated from Sri Lanka today and are on their way home। यानी 30 भारतीय मछुआरे आज श्रीलंका से वापस भेजे गए और वे घर की राह पर हैं। और इस समय को देखिए, ठीक सीज फायर के अगले दिन, जैसे श्रीलंका कह रहा हो, जब दुनिया में शांति हो रही है, हम भी अपना एहसान चुकाते हैं। लेकिन ये समस्या कोई नई नहीं है, इसके पीछे है दशकों की कहानी। दोस्तों, भारतीय मछुआरों की श्रीलंका में गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है, ये एक पुरानी और संवेदनशील समस्या है। पिछले हफ्तों में कई रिहाइयां हुई हैं। 14 मार्च को भारतीय उच्चायोग के हस्तक्षेप के बाद 14 मछुआरे चेन्नई वापस आए। 20 मार्च को 9 और 17 मार्च को 3 और। फरवरी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि मंडपम और मयिलादुतुरई के 12 मछुआरों की रिहाई जल्द हो। दोनों देश इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और वैकल्पिक आजीविका के अवसर विकसित करने की बात करते हैं। लेकिन समस्या जटिल है। प्रो केरला, ये समस्या सिर्फ कानूनी नहीं है, ये जीवन यापन का सवाल है। दोनों तरफ के मछुआरे गरीब हैं, दोनों उसी समुद्र पर निर्भर हैं और एक काल्पनिक रेखा उनकी जिंदगियों को तय करती है। लेकिन भारत हर बार कूटनीतिक प्रयास करके अपने लोगों को वापस लाता है, और यही है असली नेबरहुड फर्स्ट की ताकत। दोस्तों, अब उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो पूरी कहानी को एक धागे में पिरोती है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति, जो 2014 में पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में औपचारिक रूप से शुरू हुई, के 3 मुख्य लक्ष्य हैं: समृद्धि, सुरक्षा और स्वाभिमान। पड़ोसियों के साथ शांति, व्यापार और लोगों के बीच संबंध। श्रीलंकाई विपक्ष के नेता सजीत प्रेमादासा ने कहा, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति ने श्रीलंका के लिए ठोस परिणाम दिए हैं। हमारी नियतियां अविभाज्य रूप से जुड़ी हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिस्सानायके, जो जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी के नेता हैं, जो पारंपरिक रूप से चीन समर्थक मानी जाती है, उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। ये एक बड़ा संकेत था। उन्होंने पीएम मोदी को आश्वासन दिया कि श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। ये एक ऐतिहासिक बयान था, खासकर तब जब चीनी नौसैनिक गतिविधियों को लेकर चिंताएं थीं। तो अंत में ये सिर्फ 30 मछुआरों की घर वापसी नहीं थी। यही है असली कूटनीति, ट्रकों में नहीं, दिलों में चलती है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो कहते हैं कि भारत का पड़ोसों से रिश्ता खराब है।